Vishona Rajanam Brnana. Let the people choose you just as they choose king or ruler. This is a statement from the Rig Veda, and the line to be emphasized here, let the people choose you. That means in the modern concept of polity, we will call it द आइडिया ऑफ रिपब्लिकन स्टेट, जहां पे लोग अपना जो हेड है, जो मुखिया है, उसे चुनते हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि ऋग्वेद हमको एक एविडेंस देता है कि हिंदुस्तान, इंडिया में, भारतवर्ष में ये कोई नया आइडिया नहीं है जो बाहर से हमें दिया गया, किसी वेस्टर्न कंट्री का दिया हुआ आइडिया नहीं है डेमोक्रेसी, ये हमारा अपना आइडिया है। इसीलिए हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हम देख रहे हैं इंडिया अपने आप को फिर से रीअसर्ट कर रहा है एज द जननी ऑफ डेमोक्रेसी या जननी ऑफ लोकतंत्र, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये इस बार का थीम भी रहा था हमारी रिपब्लिक डे परेड का, 75th रिपब्लिक डे परेड, जो अभी हमने सेलिब्रेट की रिसेंटली। नाउ इस वीडियो में मैं दीपक ठाकुर एंड राज मोत्रा आईएएस एकेडमी हम आपको हेल्प करेंगे और ट्रेस करेंगे इंडियन हिस्ट्री में वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, वो कौन कौन से पड़ाव हैं जहां पे हमें डेमोक्रेटिक आइडियाज के एग्जाम्पल या एविडेंस देखने को मिलते हैं, ताकि हम इस पॉइंट को स्टैब्लिश भी कर सकें और अपने एग्जाम के लिए यूज भी कर सकें। ना हमारी जर्नी शुरू होती है सबसे पहले आइडिया से, दैट इज पार्टिसिपेशन या पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी या इन गवर्नेंस। ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो इसके 3 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके बारे में बात करती है। सबसे पहला हम जिसके बारे में बात करेंगे सभा, देन समिति एंड विधाता। नाउ सभा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हुआ करता था जहां पर वाइडर सेक्शन फ्रॉम द सोसाइटी आर बीन रिप्रेजेंटेड, मतलब अलग अलग एरिया, अलग अलग फील्ड या अलग अलग एक्सपर्टीज से, चाहे वो कोई कामगार हो, चाहे वो कोई व्यापारी हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, और डेफिनेटली द किंग आर बीन रिप्रेजेंटेड in this institutions, and not only that, the women's were also getting the participation. वेस्टर्न कंट्रीज बोलेंगे कि भाई वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन देने का आइडिया तो हम लेके आए, आपके पास ओरिजिनल था ही नहीं। बट ऋग्वेद आपको बताता है कि हिंदुस्तान में, हमारा ऋग्वेद या भारतवर्ष में भी इसका एक एविडेंस है, जहां पे हम बात करते हैं सभावती की। सभावती मतलब वो फीमेल पार्टिसिपेंट्स जो सभा में पार्टिसिपेट करती हैं, डिस्कोर्स करती हैं, डिस्कशन करती हैं, जहां पे अलग अलग मुद्दों पर या टॉपिक्स पर या इश्यूज पर बात होती है, जिसमें प्रमुख तौर पर हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज पर बात हो रही है, जुडिशियल आइडियाज पे बात हो रही है, और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो जुडिशियल अथॉरिटीज काम कैसे करेंगी, इन पर बात होती है। सो इसका मतलब ये है कि वो आइडिया जिसको आज हम पार्लियामेंट बोलते हैं, वो उस पार्लियामेंट फंक्शनिंग का एक एग्जाम्पल या एक पार्टिसिपेशन का हमें यहां भी एविडेंस मिलता है, जहां पर ये सभी लोग बैठकर तय करते थे कि हमारा जो राज्य है उसमें किस तरह के नियम और कानून, लॉ एंड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में बातें की जाएंगी और वो स्टैब्लिश की जाएंगी और आगे चल के इंप्लीमेंट की जाएंगी। इसी तरह से हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है समिति का। समिति और मोर पॉपुलर इंस्टीट्यूशन, मतलब इसमें लोगों की भागीदारी या पब्लिक पार्टिसिपेशन थोड़ा वाइडर लेवल पे है, ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इट डिस्कस द वेरियस आइडियाज रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट या राज्य कैसे काम करा, और राज्य से मेरा मतलब इसमें हमने राजन को भी इंक्लूड किया, जो उस समय पर मुखिया या चीफ हुआ करते थे, या रूलर। किंग वर्ड अभी हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं सभा समिति में, ऋग्वेद के कॉन्टेक्स्ट में, वहां पे किंग का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीडोमिनेटली नहीं आता, वहां पे प्रीडोमिनेटली चीफ का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब एक लीडर है, एक रूलर है, एक अथॉरिटी है, लेकिन वो कोई मोनार्क अभी तक नहीं है। मतलब लोग ही चुन रहे हैं कि उनको हेड कौन करेगा, और हेड चूज कैसे किया जाता है उसके लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन बना है जिसको बोलते हैं विधाता। विधाता जो है इस इंस्टीट्यूशन में द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, जहां पे एलिट्स बैठते हैं, मतलब इन्हीं सभा समिति से निकले हुए लोग और भी महत्वपूर्ण लोग जो हैं राज्य के, स्टेट के, वो आएंगे, एंड दे विल choose the ruler also, and along with that they will also discuss about the secular, military, economic, social and all other spheres।
ठीक है, वो रिलीजियस स्फीयर्स पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, वो धर्मशास्त्र पर भी डिस्कशन करेंगे आगे चल के जो धर्मशास्त्र का फॉर्म लेगा। एंड इसके साथ साथ वो मिलिट्री, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट पे भी बात करें कि मिलिट्री में क्या हमें दूसरे राज्य से संधि करनी चाहिए या हमें अपना राज्य का विस्तार या उस एरिया को कॉन्कर करके जीतना चाहिए, ये भी डिसीजन लिए जा रहे हैं। सो ऑल दीज डिसीजंस व्हिच नाउ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट्स इलेक्टेड बाय द पीपल आर actually being discussed and debated and finalized by the Vidhatas also। तो तीनों के ओवर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है, बट सब के सब एक ही आइडिया पे काम करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एंड द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जिसको हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आज बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। ठीक है, नाउ दिस इज द 3 एग्जांपल्स व्हिच वी सी। विधाता की इंपॉर्टेंस तो इतनी बार इतनी अच्छे से एस्टैब्लिश देखी जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से भी समझ में आती है कि इसका 122 बार जो है रेफरेंस आता है इन द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो अलग अलग सुक्तास हैं उसमें हमें 122 बार इसका रेफरेंस मिलता है, जो कि सभा और समिति के रेफरेंस से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये भी है कि विधाता की इंपॉर्टेंस उस समय की सोसाइटी में बहुत ज्यादा थी या उस समय के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण थी। तो ये हमारा पहला एविडेंस है टू एस्टैब्लिश दैट इंडिया और द भारत इज द जननी ऑफ लोकतंत्र। नाउ इसके बाद हम आगे के एग्जांपल्स पे भी चलेंगे एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द महाजनपदास एंड द गण राज्यास या गणतंत्रास। गणतंत्र हम अपने राज्य, अपने भारतवर्ष के लिए भी यूज करते हैं कि लोगों द्वारा बनाई हुई स्टेट है या सरकार है ये। सो इसीलिए हम ये शब्द अभी भी यूज करते हैं। और अगर हम महाजनपद पीरियड के बारे में के टाइम पर बात करें, मतलब हम 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी BC के बारे में बात करें, तो इंडिया में कई सारे जो गण राज्य हैं या गण संघ हैं वो उस समय पर भी काम करते थे। वो कई सारे बड़े राज्यों जैसे तो नहीं थे क्योंकि वहां पे मोनार्की है, ठीक है, लेकिन वो कुछ छोटे छोटे एरियाज को डोमिनेट करते थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जैसे शंख्य ऑफ द कपिलवस्तु। शंख्य वही जगह है जिससे गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी जो है एसोसिएट करते हैं, वो उसी राज्य, ये जो शंख्य राज्य था इनके पिता इसी राज्य को रूल किया करते थे, या रूल कहना उनके राजा का रूल नहीं है, यहाँ पे बेसिकली एक कलेक्टिव रूल है जहां पे, जिसको हम बोलते हैं कि नॉन मोनार्की है। नॉन मोनार्की मतलब कोई एक किंग ना होकर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में कई सारे इंडिविजुअल जो है, कई सारे एलीट जो है एक साथ आ गए, जिसको इंग्लिश में हम ऑलिगार्की बोलते हैं, दैट इज रूल ऑफ मेनी। तो उनमें उनके फादर जो है वो प्रीडोमिनेटली या डोमिनेटली रहा करते थे। तो एक एग्जांपल तो हमारे पास शंख का है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देन लच्छवी का भी एग्जांपल है। लच्छवी एक स्मॉल सिटी स्टेट हुआ करता था इन द एरिया ऑफ द वैशाली। वैशाली जो आगे चल के एक महाजनपदा बनेगा। सो उसी में एक राज्य जिसने अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखी इन द फॉर्म ऑफ गणराज्य। गणराज्य मतलब लोगों द्वारा रचा गया और लोगों द्वारा ही उसको आगे बढ़ाया गया, या उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों की पहचान से या लोगों की विश से या उनके पार्टिसिपेशन से किया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास विदेहा का भी एग्जाम्पल है, विदेहा ऑफ मिथिला। एंड इसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है वजी का। वजी को मैं आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करूंगा एक बुद्ध के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पे बुद्ध जो है इसको, इस आइडिया को और इलैबोरेट करते हैं, और वजी के एग्जाम्पल से वो हमें एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। नाउ एंड इसके अलावा हमारे पास अष्टाध्यायी में भी कई सारे रेफरेंसेस आता है जहां पर लोकतांत्रिक वैल्यू के बारे में बात हुई है या डेमोक्रेटिक वैल्यू के बारे में बात हुई है। तो लोकतंत्र, आज भी हम हिंदी में डेमोक्रेसी को लोकतंत्र ही बोलते हैं। और अगर हम इस एविडेंस में जाए, इस प्रूफ पर जाए, दैट इज अष्टाध्यायी जो पन्नी का लिखा हुआ ग्रंथ है, अगर इस पे हम जाएं तो यह भी प्रूफ करता है कि हम 6th सेंचुरी और 5th सेंचुरी BC में हम लोकतंत्र की डिस्कशन कर रहे हैं, या लोकतंत्र जैसी इंस्टीट्यूशन जो है एस्टैब्लिश उस समय पर भी हुआ करती थी। नाउ ये बात हो गई महाजनपदास की। इसके बाद आगे चलेंगे और बुद्ध के सिद्धांतों की बात करेंगे, या बुद्ध के पीरियड की बात करते हैं। नाउ बुद्ध का जो पीरियड है वो 500 BC के अराउंड जो है वो माना जाता है। एंड इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स जो है हमें मिलते हैं, या उनकी टीचिंग्स में या उनके संघ के ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पर वो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल
and welfare of the people and the collective responsibility and the collective will of the people को represent करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में देखेंगे तो जो उन्होंने संघ बनाए, संघ वो एक इंस्टीट्यूशन है जो बुद्ध ने क्रिएट किया ताकि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया जा सके बिलीफ सिस्टम को, या फिर आगे चल के जो बुद्धिज्म रिलीजन बनेगा उसको। और संघ का काम था बुद्धिस्ट आइडियाज को या बुद्ध की दी गई टीचिंग को आगे बढ़ाना, उसको और देश दुनिया के कोनों में लेके जाना। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ द संघ। नाउ संघ में वो किस तरह से उसकी फंक्शनिंग है संघ की, अगर हम उसको देखेंगे, बिकॉज काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ये, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में ही आपको डेमोक्रेटिक आइडियाज देखने को मिल जाए, तो उसका मतलब है कि उस समय पर भी डेमोक्रेसी जो है वो काफी सम्मानित थी या काफी रिस्पेक्टेड एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। सो अगर हम संघ की बात करें तो हम देखते हैं कि संघ में हमारे पास कई सारे ऐसे आइडियाज आते हैं, लाइक कम्युनिटी अपहेल्ड द बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। कैसे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डिस्कशन से लिया जाएगा और एक यूनानिमस अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उसके बाद ही जो संघ के सभी लोग हैं वो एग्री करेंगे और तभी उस बात को इंप्लीमेंट किया जाएगा इन द संघा। और इसी में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन संघ को लीड करने वाले जो हेड करेगा, क्योंकि हर एक वक्त में संघ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन माना जाता है इन द हिस्ट्री जो सबसे पुरानी एस्टेब्लिशमेंट है, सबसे पुराना एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन माना जाता है। 500 BC में बुद्ध के टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ और आज तक जो है बुद्धिज्म में ये संघ काम करता है एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ताकि सभी बुद्धिस्ट मॉन्क, भिक्षुकाएं सबको वो सपोर्ट दे सके और इस आइडिया को फर्दर स्प्रेड कर सके। तो इट इज कंसिडर्ड टू बी ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन। नाउ इतना ओल्ड इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर या फिर बेसिकली कई सारा ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है, आइडियाज की जरूरत पड़ती है। और इसी में एक आइडिया आता है कि आप इस संघ का लीडर कैसे चुनेंगे। तो लीडर कैसे चुनेंगे, तो बुद्ध के आइडियाज के हिसाब से वो कहते हैं कि लीडर जो है वो इलेक्ट किया जाएगा बाय द पीपल, बाय द मेंबर्स ऑफ द संघा, बाय द मेंबर्स ऑफ द संघा। तो मतलब अगेन द पीपल आर चूजिंग द लीडर। So this is the democracy, the primary idea of in the democracy. In the historical context, we have the evidence in the Buddha's idea. Now अब बात करते हैं उस एग्जाम्पल की जिसको मैंने इलेबरेट करना का आपको अभी हिंट दिया था, दैट इज वजी। अब हुआ क्या कि अजातशत्रु का एक ऑफिसर, Ajatashatru was planning to expand his empire because Ajatashatru in the history is considered to be a expansionist, कि वो अपना राज्य जो है वो मगध राज्य जो है उसको बहुत बढ़ा और उसको बहुत विस्तार या उसको बहुत एक्सपेंशन करता है ना। इसी में वो आसपास की जो टेरिटरीज है उनको कैप्चर भी करता चलता है। तो अब एक वजी करके जो टेरिटरी थी उस पर उसकी नजर पड़ती है, क्योंकि और नजर इसलिए पड़ती है बिकॉज वो एक गणराज्य था और गणराज्य माना जाता था उस समय पे एक कमजोर राज्य भी हुआ करता है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग में समय लग जाता है उनको। डेमोक्रेसी में व्हेन यू आर हैविंग अ कलेक्टिव विल, तो फिर सबसे कंसल्ट करना और उसको एस्टैब्लिश करना इट टेक्स टाइम। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अजातशत्रु ने अपने एक ऑफिसर को बुद्ध के पास भेजा कि हम वजी पर जो है अटैक करना चाह रहे हैं, उसे कैप्चर करना चाह रहे हैं, बुद्ध का क्या राय है, बिकॉज तब तक वो भी बुद्धिज्म को काफी हाईली रिगार्ड कर रहे हैं। सो अब बुद्ध उस पर अपना क्या ओपिनियन देते हैं। वो कहते हैं कि वजी पे आप अटैक करो। उनका जो फेवरेट डिसाइपल है आनंदा से, वो कहते हैं कि आनंदा तुमने सुना कि ये वजी पर अटैक करना चाहते हैं, और क्या तुमको ये पता है वजी जो है वो एक गणराज्य है। एंड आनंद रिप्लाई यस आई नो। देन ही सेज कि जब तक वजी में कुछ स्पेसिफिक आइडियाज स्टैब्लिश हैं तब तक वजी को आपने बिल्कुल छेड़ना नहीं है, बिकॉज वो वेलफेयर के लिए काम करेगा, बिकॉज जो वैल्यूज वो प्रमोट कर रहा है वो डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं। और अगर इन डेमोक्रेटिक आइडियाज में वो इन 7 चीजों पर फोकस कर रहा है, अगर इनको अपना रहा है तो उस पर कभी तब तक अटैक नहीं करना है। क्या थी वो 7 चीजें? सबसे पहली बात दैट इज कि अगर वो फुल एंड फ्रीक्वेंट असेंबलीज कर रहा है, कि उनकी असेंबलीज जो सभाएं हैं वो फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, डिस्कशन विचार विमर्श लेने के बाद डिसीजन लिए जा रहे हैं, और फुल मतलब सब है उसमें पार्टिसिपेशन, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया गया। दूसरी बात दैट इज टेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग डिसीजन इन कॉन्कर्ड, दैट इज जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सबकी सहमति से लिया जाएगा, सबकी यूनानिमस अंडरस्टैंडिंग से लिया जाएगा। देन थर्ड दैट इज प्रिजर्विंग द इंस्टीट्यूशंस
इंस्टीट्यूशंस को प्रिजर्व करना है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी है, जैसे आज इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन फॉर इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी है, हमारी जुडिशरी जो है एक इंपॉर्टेंट स्तंभ है या पिलर है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी। सो उनको अगर वो बचा रहे हैं तो उन पे अटैक नहीं करना है, अगर वो बड़ों का, एल्डर्स का रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो भी अटैक नहीं करना है, अगर वुमेन्स को प्रोटेक्शन दी जा रही है तो उनको उनकी जो इंटीग्रिटी है उसको इंपैक्ट नहीं करना है, एंड साथ ही अगर वो शराइन्स को कंजर्व कर रहे हैं, मतलब जो बुद्ध या जैन या फिर और धर्मों से जुड़े हुए शराइन्स है, अगर उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं तो भी उनको बिल्कुल टच नहीं करना है। साथ ही सपोर्ट कर रहे हैं वो एनलाइटेंड का, बुद्ध जैसे और भी कई सारे जो मोक्ष के करीब या मोक्ष पा चुके या बेसिकली एनलाइटन हो चुके, आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके या फिर उस राह पर हैं, उनको अगर सपोर्ट मिल रहा है तो आप वजी पर अटैक नहीं करेंगे। ये सुनकर जो ऑफिसर है अजातशत्रु का वापस चला जाता है और फिर अजातशत्रु बहुत लंबे समय तक वजी की तरफ देखते भी नहीं है और आगे हिस्ट्री में आता है, फिर वो फाइनली उसको इंटीग्रेट कर भी लेते हैं। मे बी इनमें से कुछ जो प्रिंसिपल्स बुद्ध ने बताए थे शायद वजी उस टाइम पे इनको फॉलो ना कर रहा हो ना। तो कैसे वेस्ट ने ये एस्टैब्लिश कर लिया फादर ऑफ डेमोक्रेसी है या ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो वेस्ट में हुआ, तो ये एथेंस की पॉलिटी से हमें इसका एग्जांपल मिलता है या एथेंस की हिस्ट्री से इसका एग्जांपल मिलता है, जहां पर एक फिलोसोफर हुए क्लेस्थेनीज जो है उन्होंने आइडिया प्रमोट किया दैट इज द इलेक्टर और द लीडर ऑफ द पॉलिटी और द गवर्नमेंट शुड बी चोजन बाय द पीपल। उन्होंने कई सारे रूल्स फ्रेम किए इसके अराउंड एंड इसीलिए उनको ये क्रेडिट दिया जाता है एंड ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ यहां पे अगर उनका टाइम पीरियड देखेंगे तो ही गिव दिस आइडिया अराउंड 508 BC। तो और इंडिया में हमने अभी देखा चाहे वो ऋग्वेद का एस्टैब्लिशमेंट हो 1500 BC से 500 BC तक का पीरियड, या फिर उसके बाद महाजनपद की हम बात करें, बुद्ध के आइडियाज की बात करें, ये सभी इससे पहले के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी वाज क्वाइट ओल्ड देन दिस आइडिया गिवन बाय द क्लेस्थेनीज। नाउ इसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी का आइडिया बहुत पुराना है और इसको अगर हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रूफ्स के फॉर्म में देखें तो हमारे पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र या कौटिल्य उनके विचार और अर्थशास्त्र जिसमें कईयों के विचार भी सम्मिलित हैं या इंटीग्रेटेड हैं, उसको हम बात करेंगे और उसमें क्या वो एडवाइस देते हैं चंद्रगुप्त को, उस एडवाइस से हमें कैसे आइडिया होता है कि डेमोक्रेटिक आइडियाज को भी प्रमोट किया जा रहा है। वेयर ही सेज कौटिल्य सेज कि जो स्टेट ऑफ नेचर है इंडियन पॉलिटी में या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में बोला जाता है स्टेट ऑफ नेचर, दैट इज द स्टेट ऑफ अनार्की, कि हर चीज जो है वो अपनी मनमर्जी चल रही है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, जो ज्यादा पावरफुल है वो कमजोर को दबा रहा है। सो सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हैज आल्सो बीन हाइलाइटेड इन द आइडियाज गिवन बाय द कौटिल्य वेयर ही टॉक्स अबाउट द मत्स्य न्याय, बड़ी मछली का छोटी मछली को खा जाना। दैट इज ही सेज कि इसको खत्म करना है, ये रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करना है जहां पर छोटे को भी कमजोर तबके को भी प्रोटेक्शन हो, और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ डेमोक्रेसी का भी ना। ऑल्सो इस आइडिया को समझते हुए ही सेज कौटिल्य एडवाइस टू द चंद्रगुप्त मौर्य दैट इज कि यू शुड योर वेलफेयर एंड योर हैप्पीनेस लाइज इन द वेलफेयर और वेल बीइंग ऑफ द पीपल of or the citizens of your state. Now similarly he talks about the second one more idea, जब वो नंदास की आर्मी को डिफीट करने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार करता है तो ये कहता है कि नंदा के रूल को देखो वो कितना अनजस्ट है, वो टैक्सेशन कितनी ज्यादा लगाते हैं, वो लोगों को कितना सप्रेस करते हैं और ये उनके डिक्लाइन का रीजन बना है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि नेवर यूज योर पावर्स अनजस्ट, नेवर एक्सरसाइज योर पावर इन अनजस्ट फॉर्म, or your use of power should not be unjust, and similarly your authority should promote the idea of welfare, तभी लोग आपके साथ रहेंगे, अदरवाइज वो रिवोल्ट कर जाएंगे। तो दिस इज द आइडिया व्हिच कौटिल्य इज गिविंग टू द चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका मतलब ये हुआ कि ही इज टॉकिंग अबाउट द पॉपुलर सपोर्ट, दैट इज पॉपुलर सपोर्ट। जैसे आज डेमोक्रेसी में वोट बैंक पॉलिटिक्स या मेजॉरिटी रूल हम कहते हैं, सो वो कहां से आता है, वो आइडिया क्या है, दैट इज लोगों का सपोर्ट आपके पास है कि नहीं। और कौटिल्य भी यहां पर यही बात कर रहा है चंद्रगुप्त के लिए कि आपका लोगों का सपोर्ट, पीपल्स फेवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज पीपल में रिवोल्ट ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो द आइडिया विच प्रूव्स दिस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ नेक्स्ट, the king should display
व्रत, आत्मव्रत इज बेसिकली द सेल्फ कंट्रोल। जैसे आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है कि भाई स्टेट को ये सारी चीजों पे काम करना चाहिए, एंड सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट एंड गिव मोर ऑफ द पावर और फ्रीडम टू द इंडिविजुअल। इन दैट कॉन्टेक्स्ट आत्मव्रत भी यही है कि किंग अपने आप से ही अपने आप को कंट्रोल करे आसपास के में फैली ग्रीड से, लस्ट से, और इसी तरह से कई और भी एग्जाम्पल कोटेल यहां पे देता है कि किंग को अपने आप को उससे बचाना है, दूर रखना है, ताकि वो लोगों का वेलफेयर कर सके। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, नाउ नेक्स्ट आइडिया and the last prominent idea in the ancient history where we see the ideas being promoted about the democracy is Ashoka's governance। उनके governance के style, जिसको हम अशोका धम्मा भी बोलते हैं, उसमें हमें बहुत देखने को मिलता है। That is, Dhamma is basically his philosophy influenced by the Buddhism, but it is a more of an administrative or the royal policy for rule और govern, जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। दैट ही establishes the various ideas about the welfaristic government, and he says that a state embodies democracy when equal rights and respect is protected by the law। कि अगर धर्म जो है या धम्म जो है सबको प्रोटेक्ट करेगा, तभी आप जो है लोगों का वेलफेयर भी कर सकेंगे। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट द वेरियस अदर आइडियाज एसोसिएटेड विद द बुद्धास आइडिया, एंड इसमें हमें देखने को मिलता है कि बुद्ध के आइडिया से वो कितना इंस्पायर भी है, और अशोक यहाँ पर अपने पॉलिसीज को प्रमोट भी इसी वे में करते हैं। ही इज क्वाइट अकोमोडेटिव विद रिस्पेक्ट टू with respect to various faith system। बुद्धिज्म को खुद एम्ब्रेस कर चुके हैं। कलिंगा वॉर ऑफ 261 BC, उसके बाद वो खुद बुद्धिज्म को एम्ब्रेस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो वायलेंस यूज नहीं कर रहे हैं अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, वो सबको अकोमोडेट कर रहे हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लें, दैट इज ही हिमसेल्फ डिनाउंस द यूज ऑफ मीट एंड ऑल, एंड सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस को डिस्करेज करते हैं, एंड बट ही डिड नॉट पुश इट विद आयरन फिस्ट। वो कहते हैं कि भाई जिन एरियाज में मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं, वहां पर कोशिश करिए कि आप नॉन वेज या एनिमल सेक्रीफाइस से दूर रहें। बट हमें इसी पीरियड में कई सारे एग्जांपल ऐसे ही मिलते हैं, जैसे अफगानिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं, जो साउथ इंडिया की टेरिटरीज हैं, वहां पे एग्जांपल्स हमको मिलते हैं जहां पर द एनिमल सेक्रीफाइस वाज क्वाइट फ्रीक्वेंट, बहुत फ्रीक्वेंटली एनिमल सेक्रीफाइस वहां पे किया गया, विच प्रूव्स द पॉइंट दैट इज ही अदरवाइज, बिकॉज वो कलिंगा जीती है, कलिंगा की लड़ाई जीती है उसने, जिसने लाखों लोगों को मारकर एक पीस ऑफ लैंड एक्वायर किया है। उसके पास इतनी ताकत और इतना स्ट्रेंथ है कि वो चाहे तो अपने इन छोटे छोटे आइडियाज को भी बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट कर सकता है, बट उसने ऐसा नहीं किया, अशोक ने ऐसा नहीं किया, विच प्रूव्स दैट ही इज ऑल्सो अकोमोडेटिंग द विल ऑफ द पीपल एंड द वेरियस फेथ ऑफ बिलीफ सिस्टम, बिकॉज द पीपल हैविंग द फेथ इन द एनिमल सेक्रीफाइस एंड द सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूज। सो दिस इज द आइडिया प्रमोटेड इन द given in the Ashoka's governance, अशोक या Ashoka's Dhamma, और इसी को रिजेंबल करता है उनका ये अशोक चक्र, जिसको हमने भी अपनी इंडियन पॉलिटी में स्थान दिया है एज अ नेशनल एम्बलम। हमने इसको एज अ नेशनल एम्बलम स्वीकार किया है, एस्टैब्लिश किया है, एक्सेप्ट किया है, एंड दैट्स व्हाई इट इज पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई वी ऑल एस्पायर फॉर दिस नेशनल एम्बलम टू बी placed on our shoulders as an IPS officer and similarly as IAS officers also. Now, अब इस सारी बात को हम कंक्लूड करेंगे with some ideas recently or some examples recently given by the Prime Minister also. Prime Minister has multiple time quoted some examples which proves the evidence of existence of democratic ideas in the medieval India also. जैसे कि वो एक तमिलनाडु के विलेज उथिरा मेरूर की बात करते हैं। उथिरा मेरूर एक विलेज है इन तमिलनाडु, विच गिव्स द आइडिया दैट इज जो लोकल गवर्नेंस है, स्पेसिफिकली द विलेज गवर्नेंस है, उस पर कितना फोकस है ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। वहां पे हर एक डिस्कशन, हर एक डिसीजन जो है वो डिस्कशन, डिबेट और डेलिब्रेशन के साथ के बाद ही लिया जा रहा है। दैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, जो कि हमें 1000 और 1100 AD के आसपास का मिलता है, और ये उसी इंस्क्रिप्शंस की कुछ
इमेजेस हैं जहां पे हमको कई सारी रिटन फॉर्म में ये सारी इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरह से है इन द विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। और यही रीजन है कि थ्रू आउट द मिडिवल इंडिया, चाहे वो चोलास रूल कर रहे हो या अदरवाइज, हम कई बार देखते हैं कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड किंग जो है वो भी इंटरवेट नहीं करते हैं इन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज दे वर हैविंग दैट काइंड ऑफ अ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी एट दैट वर्क। नाउ इसी में लास्ट एग्जांपल जो हम यूज करेंगे और प्राइम मिनिस्टर बहुत टाइम इसको कोट करते हैं, दैट इज द भगवान बसवेश्वराज आइडिया और द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुभव मंडपम। अनुभव मंडपम जो है वो एक कॉन्सेप्ट था जो भगवान बसवेश्वरा देते हैं। इस आइडिया में वो उनका भी एक बेसिकली ये भी एक तरह का संघ का ऑर्गेनाइजेशन है। ये संघ मतलब जैसे बुद्धिस्ट संघ हमने देखा था, तो ये भी एक एसोसिएशन है इन हिज ओन फेथ सिस्टम वेयर विश्वेश्वरा establishes the idea कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे इन दिस संघा which that will be taken by the अनुभव मंडपम, एंड अनुभव मंडपम में जो भी डिसीजन होगा वो कैसे होगा, डिबेट, डिस्कशन, फ्री डिस्कशन एंड फ्री डिबेट में किया जाएगा। दैट इज यू डू नॉट हैव एनी लिमिटेशन दैट समवन इज सीनियर समवन इज जूनियर, एवरीवन विल बी डिस्कसिंग एंड द डिसीजन विल बी टेकन कलेक्टिवली। इसका इंपैक्ट हमको दिखता है in the faith system also। जो बसवेश्वरा है, he is a very important person और personality associated with the भक्ति मूवमेंट also। तो भक्ति मूवमेंट में हमें ये रिप्रेजेंटेशन दिखती है कि वो कैसे सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, gender or any other kind। ठीक है, so these are the examples which we can have in mind while writing our answer, or maybe UPSC may ask in the prelims also because now the government of India is promoting this idea very prominently, so ये exam में आ भी सकता है। On this note I will ask you to make a small gist or small pointers of all the things which we have discussed so that you can use these examples in the various examination of yours। This is all from my side for this session। This is Deepak Thakur signing off for today। See you in the next session। Thank you so much।